नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने हम आज मुद्दा लेकर आए, एक ऐसा गंभीर मुद्दा जो कि वैसे तो विश्व पटल पर इस मुद्दे की बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन पता नहीं हिंदुस्तान में इसको लेकर कहीं कुछ आगाज ही नहीं, चर्चा ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं। क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे विषय पर बोलना इसका मतलब सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता खतरे में आने जैसा है, और इसलिए इस पर कोई बोलना ही ना। लेकिन जब बात देश की रक्षा की हो और सुदर्शन चुप बैठे, यह कैसे हो सकता है? और इसलिए आज का ये 900वां बिंदास बोल, आज हमारे लिए भी खुशी की बात है कि हम ये बिंदास बोल का 900वां एपिसोड प्रस्तुत करें। यह हम आपके सामने लेकर आए हैं। दुनिया भर के 39 देशों ने, 39 कंट्रीज, इस्लामिक देशों ने इस्लामिक मिलिट्री बनाई है, सेना बनाई है। क्या धर्म के आधार पर सेना खतरे की घंटी नहीं है? क्योंकि विश्व युद्ध के बाद बदलते अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों में जो स्थिति बनी थी उसमें यह छेद है, भेद है और एक धोखा है। क्रिश्चियनों की कंट्री का संयुक्त अभ्यास या संयुक्तता पहले से है ही। फिर बसता कौन है? हिंदू, जिसके पास एक अकेला देश हिंदुस्तान है, वो भी अपने आप को सेक्युलर कहता है। रहा सा एक छोटा सा नेपाल था, वो भी चला गया। ऐसे में धर्म के आधार पर सेना क्या खतरे की कोई बहुत बड़ी घंटी है? और क्या इसको विश्व बिरादरी ने विरोध नहीं करना चाहिए? क्या है आपका कहना और क्या है हिंदुस्तान के हित इसमें जुड़े हुए? इस पर बात करेंगे। पहले विस्तार से ये मुद्दा। जनरल राही शरीफ पाकिस्तान सेना से रिटायर्ड हुए और नई सेना का कमांडर बनाए गए हैं। ये एक ऐसी सेना है जो दुनिया और भारत के लिए खतरा है। इस सेना में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, 39 देशों की सेना शामिल होगी। ये सैन्य संगठन सऊदी अरब ने बनाया है, जिसे इस्लामिक आतंक निरोधी गठबंधन नाम दिया गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की ये नजदीकी भारतीय कूटनीति के लिए झटका मानी जा रही है। जी हाँ, अब सभी इस्लामिक देशों ने मिलकर अपनी सेना तैयार कर ली है। पाकिस्तान की सेना का जनरल रहते राहिल शरीफ और ISI ने मिलकर भारत में पठानकोट और उड़ी जैसे हमले कराए, लेकिन नंबर में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद राहिल शरीफ बड़े बेआबरू होकर अपनी ही सेना के कूचे से निकाले गए। नवंबर 2016 में राहिल शरीफ पाकिस्तान सेना के जनरल पद से रिटायर हो गए और उनकी जगह जनरल कमर जावेद बावजा ने ले ली। नवंबर में जब पाकिस्तान सेना के पूर्व जनरल राहिल शरीफ रिटायर हुए तो हर कोई जानना चाहता था कि अब क्या करेंगे रही। लेकिन आपको बता दे कि अब वो इस्लामिक मिलिट्री अलायंस को लीड करेंगे और उनकी पोस्टिंग सऊदी अरब में होगी। राहिल शरीफ को इस्लामिक देशों की गठबंधन सेना का मुखिया नियुक्त किया गया है। इस गठबंधन में 39 देश शामिल हैं। ये सैन्य गठबंधन सऊदी अरब ने तैयार किया है। बताया जाता है कि इसका मकसद आतंकवाद से लड़ना है। इसका हेड ऑफिस सऊदी अरब के रियाद में होगा और अब राहिल शरीफ सऊदी अरब में पोस्टेड होंगे। इस बात की जानकारी खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दी। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक कुछ दिनों पहले एक समझौता किया गया था। इसके तहत राहिल शरीफ को सऊदी अरब में पोस्ट किया जाएगा। आर्मी के जनरल हेडक्वार्टर और नवाज शरीफ की रजामंदी के बाद यह फैसला लिया गया है। 2015 में सऊदी अरब ने ऐलान किया था कि दुनिया में 34 इस्लामिक देश एक ऐतिहासिक मिलिट्री तैयार करेंगे। तो पाकिस्तान के नाम बिना मंजूरी के इसमें शामिल कर लिया गया था। लेकिन मध्य पूर्वी देशों की राजनीति रसाकशी में शामिल होने को लेकर पहले पाकिस्तान पेशोपेश में था। पाकिस्तान इसमें शामिल होगा या नहीं, इसे लेकर शुरुआती में चीजें साफ नहीं थी। फिर बाद में नवाज शरीफ सरकार ने पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर अपनी रजामंदी दे दी। लेकिन ये तय नहीं था कि पाकिस्तान सेना के रिटायर्ड जनरल को इस सैन्य गठबंधन में इतने बड़े ओहदे से नवाजा जाएगा। जाहिर है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की बड़ी नजदीकी बनने जा रही है, जो भारत की विदेश नीति के लिए झटका माना जा रहा है। भारत ने कूटनीति से मुसलमान देशों के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले तक ये मुस्लिम देश भी भारत के साथ थे, पाकिस्तान को नंगा कर रहे थे। इसलिए पाकिस्तान दोबारा इस अलायंस के अंदर जाना चाहता है। भारत अब तक विश्व बिरादरी से पाकिस्तान को अलग थलग करने में काफी हद तक कामयाब हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की सऊदी के साथ बड़ी नजदीकी भारत के लिए एक झटका माना जा रहा है। गौरतलब है कि अप्रैल 2016 में प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब यात्रा के दौरान सऊदी अरब के साथ आतंकवाद पर समझौता हुआ था। इस यात्रा के बाद ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 2 आतंकी संगठनों पर पाबंदियां लगाई थी। लेकिन अब आतंकवाद समर्थक राहिल शरीफ को सैन्य अभियान का मुखिया ही बना दिया गया है।
अब चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ बड़ा पैनल है स्टूडियो में और लाइव में कुछ लोग जुड़े हैं। आप भी अपने घर से अपनी प्रतिक्रिया को फोन के द्वारा, स्काइप के द्वारा और सोशल मीडिया के विभिन्न हैंडल के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हैं, पीके सहगल साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ कर्नल टीपीएस त्यागी है, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अनिल गुप्ता जी है और हमारे साथ आचार्य डॉक्टर महेंद्र शर्मा जी है। आप चारों का स्वागत है। आप चारों के स्वागत के साथ मैं करोड़ों दर्शकों का स्वागत करता हूं जो हमारे साथ अपने घर से सीधे जुड़े रहेंगे। सुदर्शन का बिंदास बोल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देश के आम आदमी को या जो भी अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहता है ऐसे व्यक्ति को सीधे लाइव में विदाउट एडिट अपनी भूमिका रखने का मौका देते हैं। इस प्लेटफॉर्म का, इस बिंदास बोल का आज 900वां एपिसोड हम अपने दर्शकों को और भारत माता के चरणों में समर्पित करते हुए चर्चा को शुरुआत करते। सबसे पहले टीपीएस त्यागी जी के पास चलते। त्यागी जी, कैसी चिंता आप व्यक्त करते हैं इसको देखकर? सबसे पहले तो मैं आपको आपके 900वें इस एपिसोड के ऊपर मुबारकबाद देता हूं कि आप उन सब मुद्दों को उठाते हैं जिसे दूसरे टीवी चैनल अपने स्वार्थ के कारण अच्छी तरह नहीं उठा पाते हैं। अब दूसरी बात, पाकिस्तान की आदत रही है धोखा देना, यू टर्न लेना। मैं थोड़ा सा विस्तार में बताऊं कि यही वो पाकिस्तान है जिसने सऊदी अरेबिया को पिछले साल मना कर दिया था। दरअसल में हुआ यूं कि यमन के अंदर जो ईरान का समर्पित ईरान की मिलिशिया से बना हुआ जो ग्रुप था, उस ग्रुप ने सऊदी अरेबिया की बने हुए ग्रुप को हटा दिया और उसके टॉपल कर दिया। जब टॉपल कर दिया तब सऊदी अरेबिया ने और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तान से कहा कि आप हमें वार प्लेन दीजिए, आप हमें वारशिप दीजिए, आप हमें सोल्जर दीजिए। पाकिस्तान ने उस वक्त मना कर दिया, ये जानते हुए भी कि सऊदी अरेबिया की ही आर्थिक मदद मिलती है, ये जानते हुए भी कि उसके 18 लाख आदमी यूएई में काम करते हैं, और ये जानते हुए भी कि सऊदी अरेबिया ने और यूएई ने उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद की थी। मगर क्यों मना कर दिया? उसने बेसिकली इसलिए मना किया उस समय कि ईरान नहीं चाहता कि बलूचिस्तान आज़ाद हो। चूंकि ईरान बलूचिस्तान की आज़ादी का विरोध करता है, इसलिए उन्होंने ईरान के नाराज ना होने की वजह से सऊदी अरेबिया को मना कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि अचानक क्या हो गया कि कुछ ही दिनों बाद अब वो सऊदी अरेबिया से मिल गया। अब वो 39 कंट्रीज़ की जो ये सुन्नी आर्मी है इसको ज्वाइन करना चाहता है। ये क्या हुआ? ये जो बदलाव है, और अभी तक आर्मी की बात थी, अब ये इस्लामिक सेना यानी कि धर्म के नाम के ऊपर सेना, ये बहुत बड़ा खतरा है। इसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाना चाहिए, आवाज़ भी उठाई जानी चाहिए। बिल्कुल। पीके सहगल साहब, आपकी प्रतिक्रिया? मेरी समझ है हिंदुस्तान को किसी प्रकार की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। ये जो गठबंधन बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया कि सऊदी अरेबिया ने बहुत बड़े पैमाने पर प्रॉक्सी वॉर ज्वाइन कर ली। सऊदी अरेबिया चाहता था कि सदात के अगेंस्ट जितनी गठबंधन था उसको हराया जाए, और सिमिलरली यमन में वो चाहता था कि जिसको हटा दिया गया है उसको वापस लाया जाए। तो इसमें सऊदी अरेबिया को किसी प्रकार की कोई सफलता बाय इटसेल्फ नहीं मिली, और वहाँ पे मिडल ईस्ट में डोमिनेंस की लड़ाई हो रही है। एक तरफ शिया सपोर्टेड बाय ईरान और दूसरी तरफ सुन्नीज सपोर्टेड बाय सऊदी अरेबिया। तो ये जो गठबंधन है बेसिकली सुन्नी स्टेट्स का है, प्राइमरीली टू अचीव डोमिनेंस इन द मिडल ईस्ट। वो नहीं चाहते कि ईरान जो है उठ के ज्यादा खड़ा हो, वो चाहते हैं कि ये जो डोमिनेंस है ये शिया सुन्नीज के पास रहे। तो बेसिकली ये प्रॉक्सी वॉर है बिटवीन सुन्नीज एंड शियाज। लेकिन जब भारत पाकिस्तान संबंधों की बात आएगी सहगल साहब, तब ये उसके साथ खड़े होंगे क्योंकि अलायंस के पार्टनर हैं। देखो, ओआईसी कंट्रीज एज ऑफ टुडे हिंदुस्तान या पाकिस्तान के आपसी ताल्लुकात जो हैं उसमें पहले हमेशा ही वो पाकिस्तान की साइड लेते थे, लेकिन जब से यह मौजूदा सरकार आई है वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे। जहां तक कश्मीर का मुद्दा है वो पाकिस्तान को ओआईसी उस माफिक सपोर्ट नहीं देता जिस माफिक पहले दे रहा था। साथ ही साथ आपको इसमें यू कांट सीट, आप ये नैरो कॉन्टेक्स्ट में अगर इंडिया पाकिस्तान केस में ले जाएंगे
तो देन यू कैन नॉट फॉरगेट कि हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ में और इसराइल के साथ में। तो ये जो फौज है, गठबंधन है, बेसिकली इट इज़ नॉट एंटी इसराइल, इट इज़ नॉट एंटी इंडिया, इट इज़ नॉट एंटी नेटो, इट इज़ नॉट एंटी अमेरिका। ये वहाँ पर सुन्नीस को मिडल ईस्ट में डोमिनेंस के लिए बनाया गया है। और राहिल शरीफ जो है इस समय पाकिस्तान के अर्स्टवाइल आर्मी चीफ रिटायर होने के बाद में इनको बेसिकली एक एडवाइजर के तौर पर रखा गया है। ये इन्हें एडवाइजरी कैपेसिटी अगर ये लेकिन सहगल साहब जब बात हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा कर पाएंगे, सहगल साहब जब बात धर्म के आधार पर आती है तो ज्यादा चिंता का विषय होता है, क्योंकि जब बात भारत पाकिस्तान और बाकी देशों की आएगी, धर्म की आएगी, तो नॉन इस्लामिक कंट्री से लड़ते हुए तो अपने आप सब एक हो जाएंगे। सहगल साहब ये क्यों नहीं सोच रहे कि अचानक ऐसा अगर ये नाम नहीं देता सऊदी अरेबिया तो ये जो बाकी 39 देश हैं इसको नहीं जुड़ते। अगर आप देखो कि कौन कौन से इसमें देश जुड़े हैं, बेसिकली ये सारे के सारे जो देश सऊदी अरेबिया के साथ खड़े हुए हैं वो सुन्नी नेशंस हैं और इनकी आपसी लड़ाई है बिटवीन सुन्नीज एंड शियाज। लेकिन सुन्नी और हिंदू भी, सुन्नी अगर और हिंदुस्तान भी तो लड़ाई है। नहीं सर, आप इसको देखो, हिंदुस्तान में जहां तक सुन्नी और हिंदुओं की इस माफी की कोई लड़ाई नहीं है। नहीं, मैं भारत की बात देश के नाते कर रहा हूं, हम इंटरनल बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंटरनल बात नहीं कर रहा हूं। सहगल साहब, मेरा कहना है कि जब हिंदुस्तान के खिलाफ धर्म के आधार पर लड़ने की बात आएगी तो वापिस शिया सुन्नी मुद्दा नहीं रहेगा ना। आप जरा इसको इस एंगल से देखिए कि पाकिस्तान को भारत की कूटनीति ने अलग थलग कर दिया। और तो और यहाँ तक भी हो गया कि जब मोदी जी यूएई में गए तो उन्होंने वहाँ के जो प्रिंस मोहम्मद बिन है उनको अपनी रिपब्लिक डे परेड के लिए चीफ गेस्ट करके बुला लिया। तो अब ये पाकिस्तान ने जानबूझ के अपने जनरल को इस्लामिक कंट्रीज की सेना का चीफ बनाने को कहा, उसी प्रपोजल के लिए जिसको उसने कुछ महीने पहले मना किया था। इसका मतलब ये है कि दिस इज ए डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, देयर इज समथिंग हिडन, ये एक षड्यंत्र है। और चूंकि उसने अमेरिका के साथ झूठ बोला, उसने हिंदुस्तान के साथ झूठ बोला, उसने सऊदी अरेबिया के साथ धोखा किया, लिहाजा ऐसी कंट्रीज से अब ऐसा प्रतीत होता है कि एज इफ इट इज ए डिजाइंड प्लान, अदरवाइज धर्म के नाम पे सेना नहीं बनती। मैं अनिल गुप्ता जी की प्रतिक्रिया लेके सहगल जी के पास आऊंगा। अनिल गुप्ता जी, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें इस अलायंस को ऐसा इजीली नहीं लेना चाहिए। ये एक इस्लामिक मिलिट्री अलायंस है, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ये अलायंस जो है 39 देश इसमें शामिल हो चुके हैं और 10 देश और भी शामिल होना चाहते हैं। इसमें साउथ एशिया के भी वो सारे मुस्लिम देश हैं जो कि हमारे नेबर्स हैं, जैसे मालदीव्स, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसमें ज्वाइन होने जा रहा है। तो ये इसको हम लाइटली नहीं ले सकते हैं। और देखिए, इसका जो एक और चीज हमें पहलू याद रखना पड़ेगा कि मार्च 2016 में एक वॉर गेम हुई थी जिसका नाम था नॉर्दर्न थंडर, जिसमें कि पाकिस्तान की सेना ने भी हिस्सा लिया था। उस वॉर गेम के बाद यह फैसला किया गया था कि एक मिलिट्री टाइप, नेटो टाइप अलायंस बनानी चाहिए मुस्लिम देशों की। और उसी के बाद ये गर्मागर्म बात हुई कि इसमें राहिल शरीफ को कमांडर इन चीफ बनाया जाए। राहिल शरीफ को रिटायर होने से पहले भी ये पदवी दी गई थी, लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ नहीं माने और रिटायर होने के बाद वहां पर राहिल शरीफ को भी भेजा गया है। ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। ये एक अलायंस है और इस अलायंस में यह भी कहा गया है कि अटैक अगेंस्ट वन कंट्री विल बी कंसिडर्ड अटैक अगेंस्ट द अदर कंट्री। और यहां तक टेररिज्म है, ये मुखौटा है, क्योंकि देखिए भारत इंटरनेशनल टेररिज्म के एक शिकार है और इंटरनेशनल टेररिज्म की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम्स हैं और वहाबी हैं और सऊदी अरेबिया उनका सरगना है। तो ये कहना कि ये टेररिज्म के खिलाफ है, ये मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। टेररिज्म के खिलाफ इससे मुखौटा है, बिल्कुल मुखौटा है। और वास्तव में नॉन इस्लामिक देश बना रहा है, पाकिस्तान को जो शामिल किया गया है ये हिंदुस्तान के खिलाफ है। बिल्कुल। और इसलिए जब हम पाकिस्तान से आने वाले दिनों में युद्ध करेंगे तो अब एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान नहीं, बल्कि हिंदुस्तान विरुद्ध एक पाकिस्तान प्लस 39, जो कि और ये 49 भी आंकड़ा हो सकता है। देश ऐसा भी काउंट करके सोचने का रणनीति बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे साथ आचार्य डॉक्टर महेंद्र शर्मा है। आचार्य जी, आप इसको किस एंगल से देखते हैं?
रक्षा विशेषज्ञों ने तो अपने पक्ष को रखा, आप कैसे देखते हैं? मैं धर्म के मामले से अपने पक्ष को रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बताऊं, ये खतरे की घंटी भारत के लिए तो है ही है, लेकिन और देशों के लिए भी एक बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी है। पहली बात मैं आपको बताऊं कि जब भारत में 65 से पहले इस्लामिक एक जो सेना रहती थी, तो उसके बाद कहते हैं कि उसके बाद नहीं रखी है, क्योंकि ये एक तरीके से शिया और सुन्नी आपस में भी बहुत वो है। और दूसरा ये कि इसका जो मुखिया है वो एक हमारे दुश्मन देश का पहले जनरल रहा है, तो क्या वो हमारे देश के लिए उल्टा प्रहार कर सकता है? और ये कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अगर इस तरह का बनाया होता कि ये आतंकवाद के खिलाफ है, तो मैं कहता हूं भारत को सबसे पहले जोड़ना चाहिए था, क्योंकि हम बहुत प्रभावित है। हिंदू जो हमारे हैं वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है, क्योंकि जितने भी आतंकवाद संगठन है वो सारे मुस्लिम देशों के हैं, मुस्लिम कंट्रियों के हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले तो हमारे ही व्यक्ति के लिए होना चाहिए था, और हिंदुओं का इसमें नाम होना चाहिए कि भाई आतंकवाद के खिलाफ है ये इस्लामिक कंट्रियां जो है ये। नहीं, जब जिस ऑर्गेनाइजेशन का फंडामेंटल थॉट ही इस्लाम के आधार पे है, बिल्कुल, तो हो ही नहीं सकता। चलिए, हमारे साथ कई दर्शक भी जुड़े हैं, हम चाहते हैं कि दर्शकों की भी प्रतिक्रिया ले, क्योंकि देश का बाकी हिस्सा, मीडिया, राजनेता इस विषय पर बोल नहीं रहा है। कम से कम हिंदुस्तान तो जाने कि क्या हो रहा है। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मुस्लिम जो अपने आप को ज्यादा होशियार समझ रहे हैं, ये अपनी औकात में रहे। ये जितने भी इस्लामिक देश हैं ये अपनी औकात में रहे, नहीं तो ये हिंदू जो जब जागा ना सर, तो आपको पता है फिर क्या क्या हो जाता है। और इन सबको अक्ल में रहना चाहिए, अपनी औकात में रहना चाहिए। हम सबके चलिए, साथ धन्यवाद। कैसे काम करेगी ये सेना, इस पर नजर डालते हैं। इस्लामिक देशों की सेना ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत काम करेगी। अगर किसी इस्लामिक देश पर हमला होता है तो सारे इस्लामिक देश हमला करने वाले के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। ऐसे में अगर पाकिस्तान का भारत से युद्ध होता है तो सभी इस्लामिक देशों की सेना पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ेगी। ऐसे में यह संगठन भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा होने जा रहा है। इस सैन्य गठबंधन का मकसद इसके 39 इस्लामिक देशों के बीच सुरक्षा मामलों पर सहयोग कायम करना, सैन्य प्रशिक्षण, हथियारों का लेन देन करना। रियाद में इसका ज्वाइंट कमांडर सेंटर बनाया गया है, जहां से इसे राहिल शरीफ ऑपरेट करेंगे। इसका मकसद नाटो जैसा है। अटैक ऑन वन कंट्री इज कंसिडर्स अटैक ऑन ऑल अलायंस, मतलब एक देश पर हमले को सभी देशों पर हमला माना जाएगा। मान लीजिए किसी एक देश पर आतंकी हमला होता है तो उस दहशतगर्द को खत्म करने के लिए सभी देशों के रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे। इसमें ट्रूप्स रिसोर्सेज दिए जाएंगे। ये तय होगा कि दहशतगर्दी के खिलाफ उलेमाओं का इस्तेमाल कैसे किया जाए। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इस गठजोड़ का मकसद ISIS के खिलाफ लड़ाई छेड़ना है। साथ ही ये गठबंधन सवालों के घेरे में भी है। कहने के लिए तो ये आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन ये एक किस्म की ग्रुपिंग है। इसमें इस्लामिक वर्ल्ड के, मिडिल ईस्ट और बांग्लादेश तक के मुस्लिम देशों की अलायंस मिलिट्री बहुत स्ट्रांग होगी। आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए पाकिस्तान को अलग थलग करने की प्रधानमंत्री की कोशिश रंग ला रही थी, लेकिन एक बार फिर आतंकवाद को पोसने वाले देश के रिटायर्ड जनरल को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सेना जैसे संवेदनशील मामलों में विश्वास पात्र को ही कमान सौंपी जाती है। जाहिर है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के बहुत नजदीक पहुंच चुका है, लेकिन ईरान इन देशों का हिस्सा अभी तक नहीं बन रहा है। ईरान में भी ऐसे देश के खिलाफ डर पैदा हो गया है, क्योंकि ईरान शिया देश है, जिससे इस्लामिक देश ईरान को अभी इस्लामिक अलायंस में शामिल नहीं कर रहे हैं। ऐसे में खुद इस्लामिक देशों में भी रार होने के पूरे चांसेस हैं। हम जरा कारणों पर भी नजर डालते हैं। देखिए कारण आपके सामने। इस्लामिक और क्रिश्चियन देशों की सेनाएं तैयार। अमेरिका ने नाटो को तैयार किया। किसी भी नाटो देश पर हमला होने पर सभी नाटो देश हमला करने वाले देश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वहीं अब इस्लामिक देश भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। पाकिस्तान का भारत पर बार बार हमला करना। पाकिस्तान भारत पर 4 युद्ध थोप चुका है, मगर हर बार पाकिस्तान को युद्ध में हार झेलनी पड़ी। अगर अब पाकिस्तान भारत पर हमला करता है और भारत सुरक्षा में पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई करता है तो सारे इस्लामिक देशों की सेना भारत के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी।
दुनिया में अकेला हिंदू देश भारत हर ओर से घिर गया। भारत आज हर ओर से घिर गया है। भारत की सभी सीमाओं पर अतिक्रमण हो रहे हैं, चाहे वो चीन के जरिए हो या फिर पाकिस्तान के। ऐसे में भारत के लिए स्थिति काफी मुश्किल होने जा रही है। आतंकवाद को पनाह देने वाले आतंक के खिलाफ लड़ने का ढोंग करते पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद किसकी देन है, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर सऊदी अरब। सभी ने अपने स्वार्थ के लिए आतंकियों को तैयार किया। ऐसे में यही लोग आतंक के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल तो खड़े ही होते हैं। अरब देशों द्वारा भारत को कमजोर करने की कोशिश। भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग करके अपने आप को दुनिया के सामने एक मजबूत देश की छवि पेश की है। ऐसे में पाकिस्तान और अरब देश भारत से घबरा गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है भारत में अब नरेंद्र मोदी की सरकार है। सहगल जी के पास चलते। सहगल जी, क्या आपको नहीं लगता कि कारण कुछ भी बताया जा रहा हो, दिखावा कुछ भी किया जा रहा हो, लेकिन इस अलायंस से पाकिस्तान के पारडे में पॉजिटिव ही गेन हुआ है, फायदे में ही रहा है पाकिस्तान? सहगल जी, मेरा सवाल है कि क्या पाकिस्तान फायदे में नहीं रहा है इस अलायंस से? देखो, अगर राहील शरीफ इसके एडवाइजर नहीं होते, हाँ। तो शायद आप इस मुद्दे के ऊपर डिस्कशन ही नहीं करते। हाँ। एक छोटा सा इजराइल है, वो नहीं घबरा रहा, हाँ। ईरान नहीं घबरा रहा, तो हिंदुस्तान क्यों घबरा रहा है? नहीं, बात घबराने तक की नहीं है, लेकिन चिंता करने की तो है ना। ये अलायंस है। नहीं, घबराने की बात कहाँ है सर? क्या एनालाइज ना करें? चिंता, जैसे आईएसआई खड़ा हुआ था तो आपने कहा हिंदुस्तान के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। शुरू से ही मैंने कहा कोई खतरा नहीं है। इस अलायंस का हिंदुस्तान के ऊपर कोई खतरा नहीं है, इसका इजराइल के ऊपर कोई खतरा नहीं, ईरान के ऊपर कोई खतरा नहीं। हमने खतरा समझ लिया क्योंकि राहील शरीफ एडवाइजर बन गए। ये बात अगर राहील शरीफ एडवाइजर बोलना चाहूंगा कुछ सर, ये से कोई भी नहीं कहता कि खतरा हो गया हिंदुस्तान को। सर सहगल साहब, आपकी इस बात से सहमत नहीं है। अपने आप को क्यों महसूस कर रहे हैं कि ये गठबंधन हमारे सवाल खिलाफ? मुद्दा गठबंधन धर्म के आधार पर है, इसलिए नहीं सहगल साहब कह रहे हैं कि बोलिए हमको मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ये धर्म के आधार पे वहां पे बेसिकली डोमिनेंस चाहते हैं। जो सऊदी अरेबिया है वो डोमिनेंस चाहता है अपने वहाबिज्म को सपोर्ट करने के लिए, अगेंस्ट शिया लेड बाय ईरान वहां पे मिडिल ईस्ट में डोमिनेटिंग। लेकिन वहाबिज्म जब शिया के खिलाफ है तो हिंदू के खिलाफ भी तो है। चौहान के जी, हाँ। देखिए, इससे पहले भी नहीं है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सऊदी अरेबिया जो है, ये 5वां अटेम्प्ट है सऊदी अरेबिया का ऐसा नाम अगर दे दिया है, इसका नाम केवल नाम देने से इस्लामिक नहीं बन जाता, ये एंटी इंडियन नहीं बन जाता। ये एंटी इंडियन नहीं है, ये एंटी इजराइल नहीं है एज ऑफ नाउ। इस बार पाकिस्तान को शामिल किया गया है। हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता है, नहीं होता, तो आने वाले समय बताएगा। मुझे साफ तौर पे नजर आता है कि नहीं होगा। एंटी इंडियन नहीं बन जाता। अकेला नहीं है, नहीं सहगल साहब, हिंदुस्तान के साथ इजराइल है, हिंदुस्तान के साथ अमेरिका है। हाँ, लेकिन जब बात धर्म की आएगी, नहीं सहगल साहब, बात धर्म की जब आएगी, और मानिए कि कैलकुलेशन ऐसा बनता है किसी कारणों से कि जब बात, क्योंकि देखिए पोलराइजेशन कब कैसे होगा ये भी नहीं बताया जा सकता। पहले विश्व युद्ध के पहले स्थिति अलग थी, पहले विश्व युद्ध में बदल गई, दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिर इंटरनेशनल सारा चित्र बदल गया। अब बदलते चित्र में खास करके इस्लामिक आतंकवाद के बढ़ने के बाद जिस प्रकार की इस्लामिक सेना नाम से धर्म के आधार पर सेना बनी है, क्यों ना अब क्रिश्चियन वाली भी सेना बनेगी? अगर ऐसा भी हो जाए, वैसे तो है ही, लेकिन नाम क्रिश्चियन केवल नहीं है, क्रिश्चियन देश एक साथ है। अगर वो भी क्रिश्चियन सेना बन जाए, ये भी मुस्लिम सेना बन जाए, हिंदू तो बेचारा अकेला एक देश है। फिर हमको हमारे धर्म पे कहिए, हमारे धर्म पे से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इसको कुछ तो नाम देना था, उन्होंने नाम दिया इसको इस्लामिक। नहीं, देश भी तो इस्लामिक है सारे। नाम से ये नहीं होता कि एंटी हिंदू हो गया या एंटी इंडियन हो गया। नहीं, लेकिन एक बात तो क्लियर है, एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान का भी अगर आपस में मुठभेड़ होती है, किसी भी हालत में ये लोग शामिल नहीं होंगे। ये गठबंधन जो है का हिस्सा है, इसका मकसद कोई और है। उनका रिजोल्यूशन का हिस्सा है कि एक पर अटैक मतलब बाकी लोगों का मकसद कुछ और था। नेटो अलायंस का मकसद कुछ और है और इसका मकसद इज कम्प्लीटली डिफरेंट। हम इसको बड़े नैरो कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, जिससे मैं
कतई एक्सेप्ट नहीं करने के लिए तैयार। नहीं तो आप ये बताइए कि क्या इसके अंदर अगर ये कहा गया है कि एक कंट्री के ऊपर आक्रमण, ये माना जाएगा कि सभी कंट्रियों पे आक्रमण है। अब एक सिचुएशन पैदा कीजिए कि अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर हमला करता है या हिंदुस्तान पाकिस्तान पे करता है, तो ये सारी कंट्रीज हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ी होंगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता? ये एक एनालाइजेशन है। किसी बात को आउटराइट रिजेक्ट कर देना कि नहीं साहब ये कोई खतरा नहीं है। अगर हमने इस किस्म का एटीट्यूड ना रखा होता तो हम 1000 साल गुलाम ना रहे होते। है कोई दूसरा देश पूरी दुनिया में जो इतने साल गुलाम रहा? वो इसी एटीट्यूड के कारण कि नहीं इससे हमें कोई खतरा नहीं है। मालूम है मुझे भी कि आज खतरा नहीं है, क्योंकि आज जो इसमें कंट्रीज हैं उसमें यूएई जैसी कंट्री भी हैं। उनके 80 सिपाहियों को एक जहाज में डुबो दिया गया यमन में, उन्होंने तुरंत पुल आउट कर लिया। ये लोगों को एक इकट्ठा होने में, ट्रेनिंग करने में, लड़ने लायक फौज बनने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन हो तो सकता है इंडिया के खिलाफ, क्योंकि इसका नाम इस्लामिक सेना रखा गया है और उनकी शिया सुन्नी की लड़ाई है, ये तो दिखावा है। और आतंकवाद के खिलाफ ये बनाई गई है, ये भी दिखावा है। आतंकवाद को पैदा करने वाला, आतंकवाद को काटने वाला देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ेगा। मतलब वो पुलिस थाना बनाया गया, एक तो पुलिस थाना फर्जी बनाया गया, फर्जी पुलिस थाने का जो इंचार्ज जो पाकिस्तान जैसा बनाया गया। तो मतलब ये तो हथियार बनाने वाला, बेचने वाला, चलाने वाला, मारने वाला, एफआईआर लिखने वाला भी हो गया। गुप्ता जी, और याद रखिए चौहान के साहब, जो गजवाए हिंद की बात हो रही है उसे भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। बिल्कुल, बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूं कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ है, मानने को तैयार नहीं हूं। ये एक बहुत बड़ा प्लान है और उस प्लान का एक हिस्सा पहले हम सुन चुके हैं, किस तरह से टेप्स जारी की गई और किस तरह पाकिस्तान की आईएसआई भी बात करती है गजवाए हिंद की। तो ये सब उस स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है और सब मुस्लिम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मुस्लिम देश। तो हमें इसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, और इसीलिए गंभीरता के साथ हम ये शो कर रहे हैं। भले देश का बाकी मीडिया इस विषय पर बात ना करे, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि बात जब मुसलमान आएगी तो लगता है कि सेकुलरिज्म का खतरा उत्पन्न होगा। भले देश पर खतरा मोल लेने के लिए कुछ लोग तैयार हैं, लेकिन जो हिंदुस्तानी मुसलमान जिसमें नहीं है, ऐसे इस्लामिक सेना के खिलाफ बोलने के लिए भी लोग तैयार नहीं है। लेकिन हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए। अब तक तो चिंता व्यक्त करने वालों की संख्या बढ़ती हुई दिख रही है और टेलीफोन कॉल के साथ सोशल मीडिया पर भी #इस्लामिक आर्मी इस विषय पर लोग अपनी प्रतिक्रिया को दे रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए। घटना तो वैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर है, लेकिन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान उसमें है। और उससे भी बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर बदलते हुए जो भी परिप्रेक्ष्य में चीजें हैं वो समय समय पर दुनिया को फायदा और नुकसान करती आई है। और जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो किसी गठबंधन में रहने ना रहने या बनने बिगड़ने से एक दूसरे देशों को फायदा होना स्वाभाविक है। खास करके जब मुद्दा आतंकवाद के नाम पर होने वाला संगठन हो, तब तो हम इसमें इन्वॉल्व होने की बात आती है, भले अंदर रहे या बाहर। और बात जब इस्लाम लगा के करने वाली हो तो ज्यादा चिंता की आती है, और उसका मुखिया जब पाकिस्तान हो तो और ज्यादा चिंता की आती है। इसलिए इसका जो चिंता का ज्वर है वो इतना ज्यादा है कि हमको इस पर 1 घंटे का बिंदास बोल करना अनिवार्य लगा, और इसलिए हम आपके सामने इस मुद्दे को लेकर आए। गुप्ता जी के पास चलते हैं। गुप्ता जी, आप जिस बात को बोल रहे थे, क्या बड़े परिप्रेक्ष्य में आने वाले दिनों में हम ये एक तरफ ग्लोबलाइजेशन में ये कह रहे हैं कि देशों की सीमाएं घटेगी, टूटेगी, तो क्या जुड़ने वाली सीमाएं व्यापार के बजाय धर्म के आधार पर जुड़ेगी? देखिए, ये जो मुद्दा है हमें इसे एक जियोपॉलिटिकल मुद्दे के तौर पे भी लेना चाहिए और खासकर हमें ध्यान रखना चाहिए कि अभी हाल ही में क्या होने वाला है। अमेरिका में प्रेसिडेंट बदल रहे हैं, नए प्रेसिडेंट आ रहे हैं, ट्रंप। प्रेसिडेंट ट्रंप का रवैया जो है मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, हम उसको भली भांति जानते हैं, लेकिन वो उसको कैसे रंग रूप देते हैं और कैसे रूपरेखा तैयार करते हैं और उसका क्या असर पड़ेगा सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और अलायंस के ऊपर, वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरे जो 2 प्लेयर्स हैं इस जियोपॉलिटिकल सीन के अंदर, वो है इजराइल और रशिया। इजराइल की रिएक्शन भी हमें देखनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि इजराइल इसको कैसे लेता है। जहां तक रशिया का सवाल है, देखिए काफी लोगों ने कहा कि ये एक सुन्नी अलायंस है। अगर ये सुन्नी अलायंस है तो इसका मतलब इसका टारगेट जो है वो ईरान है, और मिडिल ईस्ट में इस वक्त ईरान का सबसे बड़ा समर्थक है रशिया।
तो क्या रशिया ये ईरान के खिलाफ होने देगा? क्या वो ईरान को आइसोलेट करने देगा सऊदी अरेबिया को? ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी और फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या इस अलायंस का हाल भी वही होगा जो पहले 5 अलायंस का हो चुका है, या ये अलायंस जारी रहेगी। ये बड़ा अगर ये अलायंस है। अलायंस इन सब चीजों के बावजूद जारी रहती है तो फिर भारत को भी ध्रुवीकरण सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एक नेटो टाइप अलायंस बन जाती है तो ये एक अलायंस हो गई, इसकी काउंटर अलायंस का भी सोचना पड़ेगा। उस वक्त हमें ज्यादा सीरियसली इसकी तरफ सोच विचार करनी होगी। टीपीएस त्यागी जी, क्या हम इसमें एक बुद्ध वाला फैक्टर जो कि हिंदू का ही हिस्सा है उसको जोड़कर बुद्ध देशों को लेकर हिंदू वाले फैक्टर को बड़ा नहीं किया जा सकता? बहुत ही बेहतरीन आइडिया है और गुप्ता जी ने जो बात कही है हम उससे पूरी तरह से सहमत हैं। गुप्ता जी की बात से इसलिए सहमत हैं कि अभी तक तो जियोपॉलिटिकल एनालिसिस की बात चल रही थी। कल को समस्या यहाँ पे ये आएगी कि हमारे देश में सेक्युलरिज्म के नाम पे ऐसे कुछ लोग उछल के आ जाएंगे जो इस इस्लामिक सेना का भी स्वागत करने लगेंगे। त्यागी जी, मैं आपको रोकता हूँ ये बताने के लिए कि जब मैंने, आप सारे अतिथि और दर्शक भी इसको गंभीरता से लें, जब मैंने इस इस्लामिक आर्मी के खिलाफ पहला पोस्ट डाला दोपहर को 12 बजे कि हम इसके खिलाफ शो करने जा रहे हैं, कुछ चिंता व्यक्त की, तो दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत के मुस्लिम मित्रों ने भी उस पर हमारे उस कमेंट के खिलाफ और इस्लामिक आर्मी के पक्ष में प्रतिक्रिया दी। वो रहता ही है। तो ये जो सेकुलरिज्म के नाम पे जो लोग उछल के आएंगे और वो कहेंगे कि हम इस्लामिक इस सेना का भी स्वागत करते हैं और ये हमारी इंटरनल सिचुएशन है, इसका मतलब हमको इस सिचुएशन का एनालिसिस इंटरनली भी करना है और एक्सटर्नली भी करना है। और एनालिसिस करने के बाद हमको किसी एक नतीजे पे भी पहुंचना चाहिए। हम समझते हैं कि एक नतीजा तो ये है कि हमको इस सेकुलरिज्म की परिभाषा को, जिसने हमको बहुत दुख पहुंचाया है, क्लियर कट बदल के साफ साफ ये कह देना चाहिए कि जो चीज़ देश के हित में, देश के हित में नहीं है, जो चीज़ देश के हक में नहीं है, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकती। बिल्कुल। लिहाजा एवरीवेयर एंड एवरी टाइम नेशन इज सुप्रीम, ये डेफिनेशन होनी चाहिए सेकुलरिज्म की। बिल्कुल। मैं सहगल साहब को पूछना चाहता हूं जो सवाल त्यागी जी को पूछा था। सहगल साहब, क्या अगर ऐसा पोलराइजेशन होता भी है, चलिए आप इसको आज नहीं मान रहे, लेकिन अगर ऐसा होता है कि क्रिश्चियन भी हो गए, मुस्लिम भी हो गए, तो क्या हिंदू के पास बौद्ध वाला ही फैक्टर बचता है? मुताबिक इट्स ऑल अ क्वेश्चन ऑफ परसेप्शंस। ये गठबंधन आज नहीं हुआ, ये गठबंधन 1 साल पहले हुआ था। ये गठबंधन था सदात को हटाने के लिए, ये गठबंधन था यमन में प्रो सऊदी अरब गवर्नमेंट को लाने के लिए। दूसरी साइड में था, इस प्रॉक्सी वॉर में ईरान था, रशिया था और सीरिया था। सऊदी अरेबिया ने अपने ट्रुप्स दाखिल किए, बहुत बड़े पैमाने पर पैसा लगाया और हार जो है अभी बहुत बड़े पैमाने पर सऊदी अरेबिया की हुई है। अगर आप देखो तो सदात वही है और स्थिति स्टेबलाइज हो रही है। सदात के हित में जीत हुई है ईरान की, रशिया की और सीरिया की। यमन की स्थिति में भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये गठबंधन तकरीबन 1 या 1.5 साल पहले बना था। हाँ, लेकिन अब तो गठबंधन का अभी नाम दिया है इस्लामी गठबंधन। इस अगर आप जुड़ते भी जाएं तो बेसिकली सारे के सारे जो देश हैं एक ही तरह के, सारे सुन्नी फोर्सेस एक तरफ है, शिया फोर्सेस दूसरी तरफ है। और अगर मैं देख रहा हूं कि मिडिल ईस्ट में जो एक छोटा सा देश है इजराइल, एक छोटा सा देश इजराइल किसी प्रकार से चिंतित नहीं है। Why should such a huge India 1.5 साल पहले unnecessarily worried? में Because पाकिस्तान नहीं था। ये गठबंधन है कि अगर किसी ये 39 देशों के बीच में किसी के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ, जैसे ISIS का हुआ था, ये 39 कंट्रीज जिनके, अगर कल पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर हमला करता है तो ये आतंकवादी हमला थोड़ा है। उस हमले के बदले हिंदुस्तान अपनी रक्षा के लिए जो भी कार्रवाई करेगा। सो इट्स नॉट अ फाइट बिटवीन हिंदूज एंड इस्लाम, इट्स अ फाइट बिटवीन वन नेशन अदर, जिसमें पहल उसने की है। तो अगर आप सोच लें कि वो सारे के सारे इस्लामिक स्टेट्स एकजुट होकर हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये बिल्कुल गलत सोच है। एंड आई एम नॉट विलिंग टू बी पार्ट ऑफ दिस सोच एट ऑल, क्योंकि इस माफी का खतरा ना है ना ही उभर रहा है। पहल की ये हमारी परसेप्शन की कमजोरी है
कि हम सोच रहे हैं इस मौके का सहगल साहब आप जरा सा तो हमला ये सोचिए, मानेंगे एक अगर- सेकंड सर, सहगल साहब आप जरा सा तो सोचिए, आप ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल इससे हमें कोई खतरा नहीं है। पहली बात तो बुद्धिमत्ता इस बात में रहती है कि आदमी आज के खतरे को नहीं, आने वाले खतरे को पहचाने। दूसरी बात, 1.5 साल पहले जो आप ये कह रहे हैं कि ये गठबंधन बना था, वो 1.5 साल पहले इसमें पाकिस्तान नहीं था, और पाकिस्तान का अब होना और पाकिस्तान का अपने जनरल को उसका कमांडर इन चीफ बनाना और उस जनरल को चीफ बनाना जो पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी का कमांडेंट रहा है, उसको चीफ बनाना जो पाकिस्तान का जनरल रहा है, ये इस बात का सबूत है, ये इस बात का भ्रम पैदा करता है कि आगे आने वाले समय में ये प्रॉब्लम हो सकती है। मैं सुरेश जी के इस सुझाव से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ कि अब अगर ध्रुवीकरण वो कर रहे हैं तो हमें भी, ऐसा नहीं कि हमें ध्रुवीकरण का इस्तेमाल करना है, लेकिन ये ध्रुवीकरण होने में क्या दिक्कत है? बौद्ध जो है, बौद्ध धर्म भी तो हिंदू धर्म है, तो हमको जो बौद्ध कंट्रीज है उन्हें अपने साथ मिलाना बुद्ध को तो 10वां अवतार मानते हैं, पूछते हैं जी, और हमारी पूजा पद्धति और बाकी सब कुछ सनातनी है। तो एक चाइना फैक्टर अगर माइनस किया जाए तो हम बुद्ध वाले अलायंस में आगे बढ़ सकते हैं। चौहानके जी, हाँ बोलिए बोलिए। मैं इसे एक हिंदू मुस्लिम अलायंस या हिंदू वर्सेस मुस्लिम के अलावा दूसरे एंगल से देखना चाहता हूं। इट इज अ मुस्लिम अलायंस अगेंस्ट इंडिया। हाँ, और इंडिया को इसे रिलीजियस रूप में नहीं देखना चाहिए। इंडिया को इसको काउंटर करने के लिए जो भी इस अलायंस के खिलाफ मुल्क हैं उन सबका सहारा लेना चाहिए, और उसमें ईरान भी शामिल है, रशिया भी शामिल है, सीरिया इराक भी शामिल है। वो सब मुल्क जो इस अलायंस के खिलाफ हैं उन सबका साथ लेना चाहिए अगर काउंटर अलायंस बनाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब अलायंस धर्म के आधार पर बन रही है तो उसमें ये बात नेशन थ्योरी नहीं होती ना। धर्म में भी फूट है, मुसलमानों में भी फूट है। जैसे सहगल साहब बार बार कह रहे हैं कि सुन्नी अलायंस है। वो बिल्कुल सहगल साहब सही कह रहे हैं, लेकिन सुन्नी देशों की संख्या कितनी है? बहुत कम है ना। अपना शिया देशों की संख्या बहुत कम है। नहीं, पर शिया देश भी ताकतवर है, ऐसी बात नहीं है। ईरान इन सब के बराबर है। 39 कंट्रीज में ज्यादातर कंट्रीज सुन्नी है, सारी कंट्रीज सुन्नी नहीं है। और ये अगर शिया सुन्नी की लड़ाई होती तो हमको इतनी ज्यादा एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं थी। प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही सारे सुन्नी है, सारे सुन्नी है। आप देख लीजिए, कोई भी उसमें सुन्नी है त्यागी जी, सुन्नी है सारे। अच्छा, हमारे साथ आचार्य शर्मा जी, महेंद्र शर्मा जी। डॉक्टर, आप आचार्य जी ज्योतिष एंगल से इसको कैसे देखते हैं? आने वाले दिनों में होने वाला जो ध्रुवीकरण है, इसको मुझे लगता है जो मैंने इसका वो बनाया था, चार्ट बनाया था दिन में, तो जितने भी ये देश है ये इस्लामिक एक हो गए, और उदारवादी नीति यदि हमने बदल दी और तो ही हमारे लिए अच्छा होगा। जो ज्योतिष के माध्यम से देखता हूँ कि भारत धीरे धीरे उभरेगा, बहुत ज़्यादा अधिक उभरेगा, तो हो सकता है बहुत सारे देशों का समर्थन मिल जाए। क्योंकि जो अगर विश्व के पटल पर हिंदुस्तान की कुंडली देखते हैं, नरेंद्र मोदी की कुंडली देखते हैं, तो सिंह लगन का होकर के उसमें लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन ये तभी संभव है जब कोई दूसरी देश इनके साथ मिलते हैं और इनके साथ अपना कार्य करते हैं। लेकिन कोई हिंदू देश बचा ही नहीं ना, और हिंदुस्तान को हिंदू कहने पर भी कई लोगों को आपत्ति है। बहुत सारे लोगों को मैं तो उन्हें आज ये कहना चाहता हूं कि जितने भी सारे लोग हैं वो जाकर के अब जो है एक धरना प्रदर्शन कर ले, विश्व पटल में अपने सामने आ जाए कि भैया इस्लामिक लोग इतने इकट्ठे हो गए, हिंदुओं के पास अब इतना वो नहीं है। मेरा तो सबसे पहला यही मानना है कि भाई सबसे पहले वो लोग आज बिल्कुल सोए हैं। किसी भी चैनल पे मैं तो नहीं देख रहा हूं कि इस तरह का कोई न्यूज़ आ रही है। और अभी तो ये थोड़े से देश है, जैसे रिटायर कर्नल साहब और इन लोगों ने कहा है कि भाई ये बढ़ जाएंगे, अगर बढ़ गए तो उस समय क्या होगा। लेकिन भारत की कुंडली को मैं देखता हूं और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को देखता हूं, बहुत ज़्यादा अच्छी कुंडली है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कुछ ही दिनों में जो मैं देख रहा हूं, 1-1.5 साल में इतना प्रभावी जो है भारत देश हो जाएगा। और चलिए एक सवाल मैं इसमें त्यागी जी को पूछूं कि त्यागी जी, नेपाल एक हमारे पास था, कम से कम कहने के लिए 1+1 तो हो जाता, वो भी चला गया। लेकिन चला गया जी जी। और नेपाल अगर ना भी जाता तो नेपाल से हमको कोई बहुत ज्यादा मिलिटरीली फायदा नहीं था। ठीक है, इस 39 में कुछ छोटी छोटी भी है। हाँ। लेकिन एक आज तो अकेला है,
हाँ, लेकिन और वो भी अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनली वो अपने आप को हिंदू नहीं कह सकता। बिल्कुल नहीं, लेकिन एक बात है ना, आप अकेले में संख्या की बात मत करो, डिटर्मिनेशन की बात है। ये गुरु गोविंद सिंह का 350वां का पर्व चल रहा है। ये वही आदमी है जिसने 10 लाख की फौज को 48 आदमियों से हरवा दिया था। बिल्कुल। 1 लाख से 1 लड़ाई। पहले भी गलत रही है, अभी भी गलत है वो, क्योंकि बाहर मुस्लिम देश इतना वो नहीं कर सकते थे। ये उदारवादी नीति जो है हमारी, ये बिल्कुल गलत है। चलिए हम परिणामों को देखते हैं कि क्या परिणाम होंगे। देखिए आपके सामने। इस्लामिक देश अपने हित के लिए किसी पर भी हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश ने कभी अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन नहीं किया। बाकी देश भी अपने हित के लिए दुनिया भर में आतंक को बढ़ावा देने में लगे हैं, चाहे वो इराक में युद्ध हो या फिर सीरिया में। कई लोगों का मानना है सीरिया में लड़ने वाले पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके गए हैं। इस्लामिक सेना के खिलाफ दुनिया में खौफ पैदा होगा। भारत तो पहले ही इस्लामिक आतंकवाद के खौफ में जी रहा है। कई छोटे छोटे देशों में अब भी आतंकवाद फैल रहा है। वहीं इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसे में दुनिया को इस्लामिक आर्मी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हरकतें बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान पहले से ही भारत में आतंकवाद को फैलाने वाला रहा है। ऐसे में पाकिस्तान फिर आतंकवादियों को भेजकर आतंकी हमले को अंजाम दे सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है उसके साथ अरब देशों की सेना खड़ी है। ऐसे में दुनिया को पाकिस्तान की हरकतों को समझना होगा। दुनिया इस्लामिक आतंकवाद से परेशान होने लगी है। सीरिया और इराक के आतंकी यूरोपों को निशाना बना रहे हैं। जहां कभी भी आतंक नहीं रहा, वहां आज खतरनाक तरीके से आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में दुनिया खौफ के साए में जी रही है। लोग घर से निकलने में भी डर रहे हैं। यूरोप में धर्म की लड़ाई में हिंदू कमजोर हो जाएंगे। ईसाइयों के लिए अमेरिका हर वक्त खड़ा रहता है। मुसलमानों के लिए अब इस्लामिक आर्मी खड़ी हो जाएगी, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई नहीं है। ऐसे में हिंदुओं के सामने कोई विकल्प नहीं बचता। भारत पर हर तरह के हमले शुरू हो जाएंगे। सहगल साहब के पास चलते हैं। सहगल साहब, क्या इसको हम इस एंगल से भी देखें, क्या आने वाले दिनों में जो पेट्रोल की खपत कम होना, पेट्रोल का रेट कम होना, पेट्रोल का वहां पर स्टॉक भी खत्म होते जाना, इस परिप्रेक्ष्य में क्या दोबारा ये देश जो लूट के लिए फेमस थे, ऐसे किसी सेना का उपयोग उस दिशा में भी हो सकता है? देखो, इन तमाम देशों की जो इकोनॉमी है, इनकी ताकत है, वो इनकी ऑयल है। यस, वो अगर खत्म होने वाला है। ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस दुनिया की खत्म हो जाए, हाँ, तो वो खत्म होने जा रहा है। तो इनकी जो अहमियत है, इनकी काबिलियत है, इनके पास जो पैसा है जिसके माध्यम से सब कुछ खड़ा कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी। उसके बाद इनके पास लूट वाला ऑप्शन है ना। मतलब से घबरा रहे हैं। किसी प्रकार का हिंदुस्तान को कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। हम बड़े स्ट्रांग हैं, कमजोर नहीं हैं। वो जमाने चले गए जबकि आप 1000 साल गुलाम रहे। आज हिंदुस्तान एक उभरती महाशक्ति है। खैर, अभी तो मिलिट्री गुलामी की चिंता नहीं है। चाइना भी बखला रहा है। ये बात मान लेते हैं सहगल साहब कि चाहे तो साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में, इंडियन ओशन रीजन में चाइना ने हिंदुस्तान को हर प्रकार से घेर रखा था, लैंड और सी से। अभी पिछले 2-2.5 साल से हिंदुस्तान से चाइना थोड़ा थोड़ा डरना शुरू हो गया। आपने अग्नि 4 फायर किया, आपने अग्नि 5 फायर किया। चाइना को बहुत ज्यादा आपत्ति हो रही है, क्योंकि चाइना जो है वो आपको स्ट्रेटेजिक स्पेस नहीं देना चाहता जिसके आप हकदार हैं। बिल्कुल। आज आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि दुनिया में केवल 5 देश हैं जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी है। इंडिया 6ठा नेशन है। हमको अपनी ताकत के अनुसार, अपनी ग्रोइंग इकोनॉमिक शक्ति के अनुसार, अपनी डेमोग्राफिक ताकत के अनुसार, अपने जोग्राफिकल साइज के अनुसार हमको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर आप बनाइए, हमको एनएसजी का मेंबर आप बनाइए, हमको हर वो गठबंधन का, हमको स्ट्रेटेजिक स्पेस जो इंडिया को मिलनी चाहिए एशिया पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में, अफगानिस्तान में, जिसको चाइना डिनाई करना चाहता है। चाइना चाहता है कि हिंदुस्तान की तुलना केवल पाकिस्तान के साथ हो। वो कहता है कि हिंदुस्तान को साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में ही देखा जाए, जबकि हिंदुस्तान साउथ एशिया से निकलकर बहुत बड़े पैमाने पर अपने आप को एक एशिया पैसिफिक पावर देख रहा है, इंडो पैसिफिक पावर देख रहा है। और 21वीं शताब्दी में पूरा पावर शिफ्ट होगा इनटू द एशिया पैसिफिक एंड इंडो पैसिफिक, और ये 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान की है। उसके बावजूद इस माफी की चिंता
मुझे तो नहीं, अजीब सी लग रही ये है। जो अगर चीज कल सामने राहिल दिख शरीफ रही को है, इसका कमांडर इन चीफ नाम, कमाल की नहीं, बात अगर है। राहिल शरीफ का इनका कमांडर इन चीफ अरे, नहीं बनाया होता तो इस माफी की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि अ- राहिल शरीफ को उन्होंने बेसिकली एडवाइजर बनाया है। क्या पहले बिल्ली पहले क्या पहले बिल्ली जब को देख पाकिस्तान के को आमंत्रित किया था सऊदी अरेबिया ने, पाकिस्तान गठबंधन में नहीं जुड़ना चाहता था, क्योंकि वो जो मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो रही है आईएस के खिलाफ, पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान भी मार खा गया होता। अरे सहगल साहब, इसलिए क्या इसलिए वो मैं गठबंधन नेटो की तरह बोलिए, नहीं है, वो गठबंधन वॉर्सो पैक्ट की तरह नहीं है। हम जबरदस्ती अगर उसको नेटो के रूप में देखें या वॉर्सो के रूप में देखें पैक्ट के, तो ये हमारी सोच की कमजोरी है। नहीं, हमको कबूतर की तरह अगर इस माफी की इतनी बड़ी चिंता होती तो आपके डिफेंस मिनिस्ट्री, आपके चीफ अभी तक बातचीत कर लिए होते, आपके एनएस से बातचीत कर लिए होते, आपकी सरकार, किसी ने इस माफी का जिक्र नहीं किया। और ये गठबंधन आज नहीं बना, 1.5 हम साल चाहते हैं से कि पहले करे, इसमें क्या गलती है? हम Suddenly- चाहते हैं कि suddenly इस सरकार debate- इसमें चिंता करे, मूवमेंट करे, एक्टिविटी करे। मैं तर्क देता हूं साहब कि किसी चीज को जिसे आप सामने जनरल देख रहे सहगल साहब से हैं उसको जब जो देखने कहते हैं कि हिंदुस्तान एक भारत बड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग ताकतवर है, नेशन गुप्ता है, जी, मेरा एक दो राय न्यूक्लियर नहीं पावर, वी हैव गॉट अ है, लेकिन हमें huge ये missile देखना capability। है कि पाकिस्तान ने ये सब क्यों किया है। भारत से डर के, जब भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया, पाकिस्तान साउथ एशिया में अलग थलग हो गया, मुस्लिम वर्ल्ड में अलग थलग होने लगा, तो फिर पाकिस्तान ने चाल बदली और अब वो इस अलायंस का हिस्सा बन गया है, ताकि उसको मिडिल ईस्ट कंट्रीज का और इन अफ्रीकन मुस्लिम कंट्रीज का साथ मिल सके। और गुप्ता साथ जी ही साथ का चीन साथ जो देते है हैं हम, हाँ। वो हमेशा पाकिस्तान को शायद देता है, और अब पाकिस्तान को शायद मिलेगी चीन से और इन मुस्लिम अलायंस से। तो ये पाकिस्तान की एक चाल है, हमें इस चाल को समझना, हम डर नहीं रहे हैं इस चाल को, हमें इस चाल को एनालाइज करना है। शतरंज का खेल है, पाकिस्तान ने चाल चली, हम भी चाल चलेंगे, हम भी कोशिश करेंगे, हम इसको काउंटर करेंगे। लेकिन यह कहना कि हम इससे डर रहे हैं, यह गलत बात है। मैं इस बात से जनरल सहगल से सहमत नहीं हूं। हम डर नहीं रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं पाकिस्तान की चाल को, और पाकिस्तान की चाल को हमको कैसे काउंटर करना चाहिए। भाई जनरल साहब कोई बात कह रहे हैं इसलिए मान ले, ऐसा तो नहीं है। कोई बात पुराने समय से कही चली आ रही है इसलिए मान ले, ऐसा तो नहीं है। किसी आदमी को बहुत लोग, किसी बात को बहुत लोग कहते हैं इसलिए मान ले, ऐसा भी नहीं है। बहुमत के आधार पे हम नहीं है। हम बात को जब मानेंगे जब वो तर्क और सच्चाई की कसौटी पे खरी उतरेगी। अब तर्क और सच्चाई ये कहती है कि हम अपने सामने देख रहे हैं, एक धर्म के नाम पे सेना बन गई, एक इस्लामिक सेना बन गई। पाकिस्तान जो हमारे खिलाफ है, वो जो उस सेना में नहीं जुड़ना चाहता था अब जुड़ गया। और हमको ये भी दिखाई दे रहा है कि चूंकि वो अलग थलग हो गया था इसलिए उसने ये चाल चली है। इसके बाद हम कबूतर की तरह से आंख बंद करके बैठ जाएं कि बिल्ली ने हमें नहीं देखा, ये गलत है। हम जानते हैं, अरे इसमें सहगल साहब को बताने की जरूरत नहीं है। पेप्सिको हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, हमने क्या दिए? हमने उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दिए। पाकिस्तान ने क्या दिया? पाकिस्तान ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दिए अलकायदा के, उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दिए जैश ए मोहम्मद के, लश्कर तैयबा के, हक्कानी ग्रुप के। तो ये तो क्लियर है कि वो पाकिस्तान जो पूरी तरह से आतंकवाद बोल रहा है, अब उससे ये उम्मीद करें कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अपने कमांडर इन चीफ को भेज रहा है। ये कौन से तर्क पे खरा बिल्कुल, उतरता है? बिल्कुल। मुझे सहगल साहब बता दें। बिल्कुल, मैं तीनों की आखिरी प्रतिक्रिया चारों की लेना चाहूंगा। 10-10 सेकंड में प्रतिक्रिया दे। अनिल गुप्ता जी, कार्यक्रम के आखिर में वाइंड अप प्रतिक्रिया। मैं यही कहना चाहूंगा, इस वक्त हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। भारत बहुत ताकतवर है, भारत स्ट्रेटेजिकली भी वेल प्लेस्ड है, लेकिन जो चालें भारत के खिलाफ चली जाती हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे कोई भी हो, हमें उन चालों के ऊपर नजर रखनी है और हमें उसका काउंटर तैयार करना है। त्यागी जी, हमें अपनी आगे की रणनीति आज तैयारी करनी चाहिए। हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम नेशन के आधार पर इस इस्लामिक सेना के खिलाफ ध्रुवीकरण करें, और या बौद्ध नेशंस के साथ मिलकर दूसरा ध्रुवीकरण करें। बहरहाल हाथ पे हाथ धर के बैठने के हम फेवर में नहीं हैं। डॉक्टर महेंद्र शर्मा। मेरा तो यही मानना है कि कुंडली के आधार पर और धर्म के आधार पे हमारा देश बिल्कुल एक है। थोड़ा सा मुस्लिम लोग और जो और पार्टियां हैं जो हिंदू धर्म को नहीं उतना अच्छे से देखती है, उनको जो है अपने से हमारे साथ आना चाहिए, एक होकर के राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए, और धर्म के उसमें अभाव में उनको नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी साहब, बिल्कुल आपकी प्रतिक्रिया।
मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान हर प्रकार से सतर्क है। हमारी स्ट्रैटेजी हर ऑप्शन को हर समय टटोलती है और अलायंसेस का समय खत्म हो चुका है। आज के माहौल में अलायंसेस नहीं चलेंगे। और अगर आज भी आप समझे कि वो सुन्नी अलायंस जो है, जिसका नाम दे दिया इस्लामिक अलायंस, कि हम उससे डर जाएं, घबरा जाएं, कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान इज अ वेरी पावरफुल नेशन, वी कैन टेक केयर ऑफ आवर नीड्स। किसी प्रकार की घबराहट की आवश्यकता नहीं है। एंड आई एम वेरी सर्टन पावर्स दैट बी आर अवेयर ऑफ ऑल दिस एंड वी आर कीपिंग अ वेरी वेरी क्लोज वॉच। चलिए, धन्यवाद। हम यही चाहते थे। मैं आप चारों का आभारी हूं, आज दर्शकों का आभारी हूं। मुद्दा गंभीर है। आम दर्शकों को कॉल करने से ज्यादा इस मुद्दे को समझकर इस पर चर्चा करके अपने देश में माहौल बनाने की जरूरत है। आखिर बदलती हुई चीजें, हम सेकुलरिज्म के नाम पर कबूतर की तरह आंख बंद कर बैठ रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है ये भी समझने की जरूरत है। और इसलिए राष्ट्र रक्षा सर्वोपरि है। किसी को किसका धर्म देश बचाना है बचाए, उनका अधिकार है, हमको उस पर आपत्ति नहीं। लेकिन उनके अधिकार के रास्ते में अगर हिंदुस्तान का हित आता है तो पूरा हिंदुस्तान खड़ा होने के लिए तैयार है। देश भले 39 हो, लेकिन 125 करोड़ के हिंदुस्तान की आर्मी की संख्या इनके पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। और इसलिए हम ऐसे किसी खतरे से डरेंगे नहीं, लेकिन देश को सावधान तो होना ही पड़ेगा। इस 900 एपिसोड में मैं ना केवल इस एपिसोड के लिए बल्कि अब तक के पूरे 900 एपिसोड को देखने, समर्थन देने और देश का पॉपुलर शो बनाने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। इस्लामिक देशों की सेना